धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है? अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म या धातु का निष्कर्षण कहलाता है। जैसे कि अगर हम कोई भी अयस्क लेते हैं तो उस अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को ही धातु कर्म या धातु का निष्कर्षण कहते हैं। धातु कर्म के 3 चरण होते हैं। पहला है अयस्क सांद्रण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण और तीसरा है धातु का शुद्धिकरण। तो सबसे पहले हम अयस्क का सांद्रण को देखेंगे। अयस्क का सांद्रण खादानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसे अधात्री या गैंग कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक है। इसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क का सांद्रण, अगर हम कोई भी अयस्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है? खादान से। तो खादान से जब हम कोई अयस्क को निकालते हैं तो वो शुद्ध नहीं होता है, वो कई अशुद्धियों से मिला हुआ रहता है, जिसे अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए उन अशुद्धियों को अलग करने के बाद जो हमें शुद्ध धातु मिलता है उसी को हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो अयस्क का सांद्रण कुछ सामान्य विधियों, अयस्क के सांद्रण की कुछ विधियाँ होती है, जिसमें पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि। पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि में जब अयस्क या अधात्री की अपेक्षित घनत्वों के अंतर होता है, तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा प्रवाहित कर हिलाया जाता है, जिससे अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं एवं अशुद्धियाँ ऊपर तैरने लगती हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है, अथवा ये पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाती है। प्रायः कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि अयस्क को बारीक पीसकर जो चूर्ण बनाया गया है वो वहाँ पे रखा जाता है और उस पाइप के जरिए से पानी की धारा प्रवाहित की जाती है। पानी की धारा प्रवाहित करने पर जो अयस्क के भारी कण होते हैं वो नीचे की तरफ बैठते हुए ढुलते जाते हैं और अशुद्धियाँ जो होती है, जैसे रेत, मिट्टी, कई अशुद्धियाँ होती है, वो हल्के होने के कारण पानी के ऊपरी प्रवाह में तैर के नीचे गिरती हैं। नीचे गिरने के बाद जो बास्केट है उसमें अशुद्धियाँ ऊपर तैरती रहती है और नीचे अयस्क के भारी कण नीचे पानी के तल में बैठ जाती है, जिससे हमें अयस्क प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम दूसरी विधि देखते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि में अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबक पर चलने वाले रबर के पट्टे, जिसे हम कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, उस पर डाला जाता है। अचुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊर्ध्वाधर ही गिर जाते हैं, परंतु चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वह चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते। इस प्रकार 2 ढेर मिलते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ का और दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ का।
इस विधि का उपयोग टीन के अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने हेतु किया जाता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया ये जो चित्र है वो चुंबकीय पृथक्करण का है और इसमें जो बारीक अयस्क, इसमें चुंबकीय रोलर है, कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है जिसके ऊपर, और दो कंटेनर हैं जिसमें एक अचुंबकीय पदार्थ गिरेगा और दूसरे में चुंबकीय पदार्थ, और सबसे ऊपर में एक नली दिया हुआ है और ऊपर कुप्पी दिया है जिसमें हम अयस्क के बारीक पीसे हुए पाउडर या चूर्ण को डालेंगे। तो जब हम उस कुप्पी में अयस्क के बारीक पीसे हुए कण को जब डालेंगे तो वो उस नली से कन्वेयर बेल्ट उसके ऊपर गिरेगा। वहाँ से जब रोलर घूमते हुए कन्वेयर बेल्ट को नीचे की तरफ लाएगा तो जो अशुद्धियाँ हैं वो ऊपर की तरफ रह जाएंगी और जो चुंबकीय पदार्थ होगा अयस्क में वो कन्वेयर बेल्ट में चिपक जाएगी, और वो चिपकते हुए जब वो कन्वेयर बेल्ट नीचे की तरफ उसे घुमाएगा तो अशुद्धियाँ एक कंटेनर में गिरेगी और चुंबकीय पदार्थ वो नीचे की तरफ तब तक जाएगा जब तक उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता या चुंबकीय पदार्थ से छोड़ नहीं देता, तब तक वो उसे चिपकाए रखेगी। और नीचे जाने के बाद जब उसका प्रभाव कम हो जाता है या छोड़ देता है तो चुंबकीय पदार्थ दूसरे कंटेनर में गिर जाता है, जिससे हमें दो ढेर मिलता है। एक में हम चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं और दूसरे में चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं, जिससे हमें अयस्क प्राप्त हो जाता है, शुद्ध धातु। अब हम तीसरी विधि का अध्ययन करेंगे, झाग उत्प्लावन विधि। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में बारीक पीसे सल्फाइड अयस्क में पाइन तेल तथा जल मिलाकर उसमें अधिक दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है, जिस कारण झाग उत्पन्न होती है। सल्फाइड अयस्क के कणों पर तेल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण हवा के बुलबुले इससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार यह कण हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आते हैं, जबकि मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसी अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। तीसरा चित्र जो है वो झाग उत्प्लावन विधि का है। झाग उत्प्लावन विधि का है जिसमें जो अयस्क रहता है उसे पाइन तेल और जल में मिलाकर बनाया जाता है, और जो चित्र में वायु नली दिख रहा है वहाँ से वायु को प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण झाग उत्पन्न होता है। जब झाग उत्पन्न होता है तो अयस्क के कणों पर जो पाइन तेल और जल हम मिलाए रहते हैं उसका वो जो तेल है वो अयस्क के कणों पर रहता है, परत बनाया रहता है, जिसके कारण वो चिपक जाता है, और जो बुलबुले होते हैं वो तेल की परत के कारण बुलबुले उस पर चिपक जाते हैं, जिससे कि वो हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, और बाकी जो अशुद्धियाँ हैं जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, वो सारी अशुद्धियाँ तली पर बैठ जाती है, जिसके कारण अयस्क से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अयस्क के सांद्रण की जो 3 विधियाँ हैं वो पूरी होती है, और अब हम इसके बाद धातु
लोहे का धातु कर्म मतलब जो वात्य भट्टी से संबंधित है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वात्य भट्टी होता क्या है? वात्य भट्टी इस्पात की बनी एक बेलनाकार भट्टी होती है और इसकी भीतरी सतह पर अग्निशः ईंटों का आवरण लगा होता है। बीच के चौड़े स्थान पर नलियां होती है जिसके द्वारा भट्टी में गर्म हवा भेजी जाती है। भट्टी के ऊपरी हिस्से से अभिक्रिया में बनी गैसें निकलने का मार्ग होती है। निचले भाग में 2 छिद्र होता है जिससे ऊपरी छिद्र से धातुमल और निचले छिद्र से पिघली धातु निकाली जाती है। भर्जित अयस्क को चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिलाकर वात्य भट्टी में ऊपर से डाला जाता है और नीचे से गर्म हवा भेजी जाती है। वात्य भट्टी में तापमान एक समान नहीं रहता। जैसे जैसे अयस्क, चूना पत्थर और कोक नीचे की ओर जाते हैं उन्हें तापमान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता है। वात्य भट्टी में निम्न अभिक्रियाएं होती है। जैसे जैसे ताप बदलते जाता है वैसी उसके अंदर वात्य भट्टी के अंदर अलग अलग क्रियाएं होती जाती है। कोक ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, क्योंकि कोक अधिक मात्रा में डाला जाता है। बचा हुआ कोक बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कोक की कुछ मात्रा ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। इस प्रक्रिया में भट्टी में उच्च ताप बना रहता है, जैसे कि यहाँ अभिक्रिया में दर्शाया गया है। ऑक्साइड अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड से जब क्रिया करती है तो आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी होती है। इस अभिक्रिया के कारण भट्टी का ताप उच्च बना रहता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं जाने दिया जाता और पुनः भट्टी में भेज दिया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कोक से पुनः क्रिया करती है। कुछ मात्रा में हेमेटाइट भी कोक के साथ अभिक्रिया करके लोहा और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। भट्टी में उच्च ताप पर चूना पत्थर का विघटन होता है और वह अनबुझा चूना का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसलिए चूना पत्थर की सीमित मात्रा ही भट्टी में डाली जाती है। अधिक मात्रा में उपयोग से ऊष्मा की हानि होती है। इस अभिक्रिया में बनने वाला अनबुझा चूना अयस्क की अशुद्धियाँ दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसे फ्लक्स या गालक कहते हैं। यह सिलिका से अभिक्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जिसे धातुमल कहते हैं। जैसे कि यहाँ अभिक्रिया में दर्शाया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया सिलिका ऑक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है। भट्टी का ताप 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण लोहा
कैल्शियम सिलिकेट पिघली हुई अवस्था में ही रहते हैं। दोनों के घनत्वों में अंतर होने के कारण यह भट्टी की तली में दो परतों के रूप में एकत्रित होते हैं, जिन्हें समय समय पर अलग अलग तलों पर स्थित निकास द्वार से निकाला जाता है। वातीय भट्टी से प्राप्त इस लोहे में काफ़ी मात्रा में कार्बन मिला